So let's start with the chapter number 3B, that is elasticity of demand का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो गाइज लास्ट टाइम हमने यहाँ से शुरू करना था, तो ये है टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? तो गाइज पहले देखते हैं, इसके 5 टाइप होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम एक एक करके समझते हैं। तो जैसे फर्स्ट टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, नेक्स्ट टाइप है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड टाइप है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ टाइप है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और लास्ट टाइप है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो सबको एक एक करके देखते हैं गाइस। तो जो फर्स्ट टाइप टॉपिक है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो देखिए गाइस, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब कभी चेंज इन द प्राइस होता है ना, तो जब कभी प्राइस मान लो किसी अमाउंट से कम हो रहा है, तो जो डिमांड है वो डिमांड इनफाइनाइटली इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये ऐसे कंडीशन है जो कि शायद कभी होता नहीं है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी थेरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो ये जनरली होता नहीं है, पर एक केस जैसे मान लेते हैं, जब लेट सपोज कि ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो कि अगर कभी प्राइस किसी अमाउंट से कम हो रहा है तो जो डिमांड है वो इनफाइनाइटली इंक्रीज़ हो जाए, तो ऐसे टाइप को हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई डी इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसके लिए एक ग्राफ दिया हुआ है गाइस। देखो, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। और इसका ग्राफ समझिए ज़रा गाइस, सब आसान है, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। तो जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है डिमांड और वाई एक्सिस पे दिया हुआ है प्राइस। तो मान लीजिए कि जब प्राइस पी था ना, तो प्राइस पी से आपका जो डिमांड है वो इतना हुआ। अब मतलब किसी प्राइस से अब उसके बाद ये अमाउंट इतना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका डिमांड बिल्कुल इनफाइनाइट है, इसको ये यहाँ से बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आपने प्राइस यहाँ से, पहले हो सकता है प्राइस यहाँ कहीं हो, फिर अगर वहाँ से यहाँ पे आ गया तो आप पाएंगे कि इस पॉइंट पे जो डिमांड है वो इनफाइनाइट है, ये कहीं लिमिट, इसका लिमिट ही नहीं है कोई। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसे ये रहा, वैसे अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, टाइप नंबर 2, दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक का मतलब होता है जो बिल्कुल इलास्टिक नहीं होता है, तो यानी जीरो। यानी ये इसका ये कंडीशन क्या होता है कि जब मान लो प्राइस आपका किसी अमाउंट से कम होता है या बढ़ता है, तो भी आपका डिमांड में नो चेंज, डिमांड में नो चेंज यानी जीरो चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आपका ज़ीरो देने वाला है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर चेंज इन द प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू देयर इज़ नो चेंज इन द डिमांड पैटर्न। तो इसको आप ऐसे देखिए, ग्राफ से समझ सकते हैं, ग्राफ से आसान कर दिया है इसने कि मान लीजिए कि इसी कमोडिटी का प्राइस पहले पी था, तो वो डिमांड करता था क्यू तक का अमाउंट, तो ये यहाँ तक डिमांड करता था, करेक्ट। लेकिन जब उसका प्राइस मान लो बढ़ करके हो गया P1, यानी प्राइस राइज हो गया, तब भी वो आदमी यहाँ तक ही डिमांड कर पा रहा है, करेक्ट। देखिए, तब भी वो आदमी इस पॉइंट तक डिमांड कर पा रहा है, सेम ही डिमांड कर रहा है। और जब उसका प्राइस घट करके हो गया P2, यहाँ पे आ गया, तो भी आदमी इतना ही डिमांड कर पा रहा। तो ये क्या शो करता है कि आपका प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, लेकिन जो डिमांड है, डिमांड बिल्कुल सेम है, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है, यानी डिमांड में देयर इज़ जीरो चेंज। तो इसको हम लोग कहेंगे जो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जीरो है, करेक्ट। तो ये जनरली कब होता है गाइज, जब आपका कोई इसेंशियल गुड होता है ना, जो मतलब जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड्स, तो जिसको आपको हर दिन कंज्यूम करना ही है। तो जैसे बच्चों के लिए जैसे दूध, मिल्क पाउडर, तो चाहे उसका प्राइस बढ़ जाए चाहे उसका प्राइस कम हो जाए, बच्चों को तो वो पिलाना कोई बंद नहीं कर सकता, तो वो तो अल्टीमेटली लोग खरीदेंगे ही, और जितना उसका रियल डिमांड है उतना ही खरीदेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे प्राइस बढ़ने से और प्राइस कम होने से भी डिमांड पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे इलास्टिसिटी, इट इज़ इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है गाइज, तो ये हो गया। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी का मतलब होता है वन, तो इसका मतलब होता है ऐसा कोई कंडीशन जब आपका जो चेंज इन द प्राइस होता है ना गाइस, चेंज इन द प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड।
मतलब अगर 10 रुपये से प्राइस घट रहा है तो 10 एक्स्ट्रा मतलब उतने ही परसेंटेज से आपका डिमांड भी बढ़ेगा। तो इसको आप कहीं ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा गाइज। पहले किसी चीज़ का प्राइस था 100 रुपया, तो आप ख़रीदते थे 10 मान लो 10 यूनिट ख़रीदते थे उसका। उसके बाद उसका प्राइस घट के हो गया 10% से कम हो गया, तो 100 का 10% होता है 10, तो 10 कम कर दीजिए, यानी अब हो गया वो 90 रुपये का। तो जब 10% से प्राइस घटा है ना, तो जो डिमांड तो बढ़ेगा, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड तो बढ़ता है ना। तो डिमांड 10% से बढ़ेगा, तो 10 का 10% कितना होता है, एक होता है। 10 का 10% इज इक्वल टू 1, तो ये होगा आपका 11। 10 और 1 11 हो जाएगा। यानी जब प्राइस 100 रुपये था तो आप 10 खरीद रहे थे, और जैसे ही प्राइस 9 रुपया हो गया आपने 11 खरीद लिया, यानी एग्जैक्टली एक 10% से ये भी बढ़ गया। तो ये इसको कहते हैं प्रोपोर्शन, चेंज इन द प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि ये जब इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं ना, तो चेंज इन द क्वांटिटी अपन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यानी ये भी अगर 10 से कम हो रहा है, ये भी 10 से कम बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा आपका इज इक्वल टू 1 देना है, करेक्ट। यानी इसको कहते हैं यूनिटरी, यूनिट मतलब होता है 1, तो ये आपको देगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये ग्राफ इसका क्या है ये समझ लीजिएगा आप एक बार। जब मान लीजिए प्राइस P था ना, तो कोई इंसान Q अमाउंट तक डिमांड कर पा रहा था, यानी जब प्राइस P था तो Q अमाउंट तक डिमांड करेगा, तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है आपको ग्राफ। फिर जब उसी का प्राइस घट करके P1 पे आ गया ना, तो आप कितना देखो, जितना यहाँ से कम हुआ ना एग्जैक्टली उतना ही यहाँ से डिमांड, पहले तो यहाँ तक था ही ना, पहले तो यहाँ तक डिमांड था ही, लेकिन जितना यहाँ पे और कम हुआ एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट से ये डिमांड बढ़ भी गया। तो ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे, तो यानी प्रोपोर्शनेट चेंज, अगर जितना प्राइस कम हुआ एग्जैक्टली उतने ही प्रोपोर्शन से आपका डिमांड भी बढ़ गया, तो इसको हम लोग कह रहे हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये जो 2 पॉइंट है उसको अगर आप कर्व से मैच करेंगे, तो ये जो आपको ग्राफ देगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो आपको ग्राफ देता है, उसको हम लोग कहते हैं, बस एक टर्म याद कर लीजिएगा, उसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बस ये टर्म आप याद रख लीजिएगा। कब, जब भी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है तब जो कर्व बनता है वो कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जनरली आपके फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ सकता है, तो बस उसके लिए आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो इसका मतलब ये होता है कि चेंज इन द प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेटली मोर चेंज इन द डिमांड। तो जितना आपका प्राइस कम हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल क्या दिया, अगर 50% से प्राइस गिर रहा है ना, तो जो आपका डिमांड है 50 से भी ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि 100% से आपका डिमांड बढ़ रहा है। तो देखो अगर आपका जो क्वांटिटी है ना सॉरी गाइस, आपका जो क्वांटिटी है अगर आपका प्राइस है 50% से गिरा, तो जो आपका डिमांड है वो आपने मोर देन 50% से बढ़ाया, यानी यहाँ पे एग्जांपल 100 इज़ मोर देन 50, करेक्ट। तो 100 से, तो ये कह रहा है कि देयरफॉर जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो मोर देन 1 होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा बढ़ रहा है ना वो। तो जितना आपका प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, उससे भी ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं पर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो प्राइस जितना कम होगा उसके कंपेयर में डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जैसे होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इसी का इसका पहले ग्राफ देख लेते हैं एक बार। तो ग्राफ में मान लो पहले इसका जब प्राइस P था तो आपने डिमांड किया Q, लेकिन जब प्राइस P1 यानी कम हो गया तो देखिए आपने जितना ये कम हुआ इसके कंपेयर में इससे भी ज़्यादा आपने डिमांड किया, करेक्ट। तो यानी जितना आपका प्राइस कम होगा ना उसके कंपेयर में डिमांड उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसे कर्व दे रहा है, ज़्यादा ही स्लांट कर्व दे रहा है। तो ये होगा आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, बस इसको याद रख लीजिएगा। तो ये हमेशा कितना होगा, ईडी वो 1 से ज़्यादा होगा, इट इज़ मोर देन 1, हमेशा इसको याद रख लीजिएगा, 1 से ज़्यादा है ये रिलेटिवली इलास्टिक। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड क्या होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होता है गाइस कि जैसे ये बिल्कुल ज़्यादा मतलब कम चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू चेंज इन द प्राइस, है कम चेंज होगा। तो अगर मान लो कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस
लीड्स टू लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी, बिल्कुल उसका अपोजिट ना। तो अगर यानी आपका जब प्राइस अगर 50% से कम हो रहा है, 50% से कम हो रहा है, तो आपका जो डिमांड है वो 50% से भी कम से बढ़ेगा, यानी हो सकता है 20-25% से इसका आपका डिमांड बढ़ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दिया हुआ है, जब आपका प्राइस 50% से कम हुआ तो आपका डिमांड 25% से बढ़ा, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा सॉल्व करने पे वो आपका लेस देन 1 आएगा, करेक्ट। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 आता है। तो बस परफेक्ट रिलेटिवली इन इलास्टिक के लिए जो डिमांड है ये लेस देन 1 आता है, जिसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि जब प्राइस P था तो आपने इतना डिमांड किया, लेकिन जब आपका प्राइस P1 हो गया यानी इतना कम हुआ, तो आपका डिमांड देखो उससे भी कम से ही बढ़ा, लेकिन बहुत कम बढ़ा है, करेक्ट। पहले तो ऑलरेडी इतना तक तो था ही डिमांड, लेकिन जब आपने इतना सारा प्राइस कम कर दिया तो भी आपका डिमांड बस इतने से ही बढ़ा, यानी प्रोपोर्शनेटली एज़ कम्पेयर टू ये डिमांड का जो इंक्रीज़ है तो बहुत कम है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इसीलिए ये होता है 1 से कम, यानी लेस देन 1 आता है। जब भी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड आएगा तो उसका जो इलास्टिसिटी होगा वो 1 से कम होगा। तो 0.5 तो 1 से कम होता है ना। तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं एक टेबल के फॉर्मेट में समझने का, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। तो हमारे पास था टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको बाद में आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे फर्स्ट टाइप था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक, चौथा है रिलेटिवली इलास्टिक, पांचवा है रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है गाइस, अब इसको आप लोग बस ध्यान रख लीजिएगा कि जो ये बता रहा हूँ इसी से पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या था गाइस, कि जो आपका चेंज इन द डिमांड, परसेंटेज चेंज को हम लोग ट्रायंगल से दिखाते हैं, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस अगर मान लो कम हुआ तो जो आपका डिमांड है ना वो इनफाइनाइटली इंक्रीज़ हो रहा है, करेक्ट। तो आपका प्राइस तो कम हुआ किसी अमाउंट से, लेकिन आपका डिमांड इनफाइनाइटली इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं कि जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट देता है। और इस केस के लिए हमने एक ग्राफ देखा था गाइस, ग्राफ में क्या था, ये डिमांड मान लो और ये प्राइस मान लो। तो ये होता है कि अगर मान लो आपका प्राइस P है, किसी पॉइंट P पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कहीं रुक ही नहीं रहा है, बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है, तो ये इनफाइनाइट देगा, राइट। तो ये होगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इनफाइनाइट। और अब अगला देख लेते हैं, तो परफेक्टली इन इलास्टिक, तो ये है, इसको बस याद रख लीजिएगा, ये इन इलास्टिक लिखा है, इन इलास्टिक। तो अभी इसमें क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, अगर आप किसी भी प्राइस से अगर अमाउंट को कम करते हैं या फिर किसी भी प्राइस से अगर अमाउंट को ज़्यादा करते हैं तो जो डिमांड के अंदर जीरो चेंज आता है, जो डिमांड के अंदर बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू जीरो। और ऐसे वाले में हमने ग्राफ देखे थे, ग्राफ क्या था, मान लो जब प्राइस P था तो आपका डिमांड कुछ इतना था, ठीक है, इतना था। लेकिन जब प्राइस P1 बढ़ गया तो भी आपका डिमांड इतना ही है, और जब आपका प्राइस P2 और कम हो गया तो भी आपका डिमांड इतना ही है। तो ये बता रहा है कि आप कितना भी प्राइस चेंज कर लो आपका डिमांड बिल्कुल सेम है, यानी जीरो चेंज हो रहा है, चेंज जीरो हो रहा है ना। तो बस इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अगला है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इन यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या होता था गाइस, कि प्रोपोर्शनेट चेंज, कि अगर परसेंटेज चेंज इन द प्राइस अगर मान लो जितना होगा एग्जैक्टली उतना ही आपका डिमांड भी चेंज होगा, बिल्कुल उतना ही। तो अगर ये 10% से डिक्रीज़ हो रहा है तो ये भी 10% से इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी बिल्कुल सेम चेंज होने वाला है। तो ऐसे केस में जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 मिलता है हमें, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। और इसके अंदर हमको मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये वाला बात भी हमको याद रखना है कि इसके अंदर जो कर्व मिलता है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका जो ग्राफ बनता है गाइस, वो ग्राफ ऐसे कुछ बनता था, करेक्ट, कि पहले मान लो प्राइस P था ना,
तो प्राइस पी पे आपका जो भी डिमांड था वो इतना कुछ था, लेकिन जैसे ही आपका मान लो प्राइस किसी अमाउंट से कम हुआ, ठीक है, इतने अमाउंट से कम हुआ, तो आपका जो ग्राफ है ये भी एग्जैक्टली इतने ही से डिमांड से आगे बढ़ेगा डिमांड। तो बिल्कुल उतना ही, जितना आपका यहाँ कम हुआ है उतना ही आपका यहाँ से बढ़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं पर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी क्या होता है, ई ऑफ डी इज इक्वल टू 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 देता है, करेक्ट। तो इसको हम लोग फॉर्मूलेज के टर्म में याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा था। अगला था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अगर आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, जितने भी परसेंटेज से कम हो रहा था, जो आपका डिमांड है वो उससे भी ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ रहा था, करेक्ट। तो यानी अगर ये 10% से कम होगा तो ये 20% से मान लो बढ़ रहा है, यानी इससे ज़्यादा अमाउंट से ये बढ़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो ऐसे केस में ये हमेशा क्या देता है, जो ईडी होता है वो मोर देन 1 होता है, एक से बढ़ा देता है आपको ये हमेशा। और इसके लिए हमने ग्राफ देखा था गाइस, ग्राफ क्या था कि अगर मान लो आपका प्राइस पी है ना, तो इस प्राइस पी पे आपने इतना डिमांड किया, करेक्ट। तो लेकिन जब आपका प्राइस मान लो घट करके इतना हो गया, P1 हो गया, ये पी था P1 हो गया, तो आपने डिमांड को ज़्यादा ही डिमांड कर लिया। देखो इसके कंपेयर में जो ये चेंज इन डिमांड ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अच्छा, इसके बाद है अगर लास्ट है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इसमें क्या होता था कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, जितने अमाउंट से ये कम हो रहा है, जो डिमांड है उससे भी कम अमाउंट से बढ़ता था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 10% से कम हो रहा है तो ये 5% से ही कुछ बढ़ेगा, यानी उससे भी कम 10 से कम परसेंटेज से आपका डिमांड बढ़ेगा। 1 मिनट गाइस। तो हाँ, तो ये जो आपका अमाउंट है ये 10% से कम यानी 5% से मान लो आपका डिमांड बढ़ रहा है। तो इसमें हमेशा आपको क्या मिलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 1 से छोटा मिलेगा, 1 से कम मिलेगा। और इसका ग्राफ कैसे देख सकते थे हम लोग कि मान लो किसी प्राइस पी पे आपने इतना डिमांड किया, करेक्ट। किसी प्राइस पी पे आपने इतना डिमांड किया, जब प्राइस कम हो गया, इतना हो गया, यानी इतना प्राइस कम हुआ, तो आपका जो डिमांड है बिल्कुल उससे भी कम, इतना देखिए इतना आपका प्राइस कम हुआ, लेकिन डिमांड तो उससे भी छोटे अमाउंट से आपने बढ़ाया है। तो ये हो गया डिमांड, ये हो गया डिमांड, ये हो गया प्राइस। तो आप देखिए इससे क्या मालूम पड़ रहा है आपको, इससे ये बहुत स्टीप कर्व देगा आपको। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है आपको कि जितना आपका प्राइस कम हुआ है ना, आपका डिमांड उसके कंपेयर में बहुत कम बढ़ा है। तो ये होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो ये जो ग्राफ है और ये जो टेबल है, इस टेबल को आप ध्यान रखिएगा, तो आप लोगों के लिए समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा गाइस।